नाजरीन, कहता है वोटर के आज के इस सफर में हम मौजूद हैं मगरबी उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ में। मेरठ की तारीख सिर्फ 1857 की पहली जंग आज़ादी से ही मंसूब नहीं है, बल्कि 1857 से लेकर और 1947 तक तहरीक आज़ादी की जो लड़ाई मुजाहिदीन ने लड़ी और उसमें बड़े नाम जो रहे, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो या फिर सुभाष हो, वो यहाँ इस ज़मीन पर आए और यहाँ के लोगों को के खून में वो उबाल जो था आज़ादी को लेकर, उसको उन्होंने पैदा किया तहरीक के इस्तेमाल के लिए। और ये शहर आज भी इसकी गवाही देता है। जो निशानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं वो ये है कि ये घंटाघर जहाँ पर आज हम मौजूद हैं, इसको सुभाष चंद्र बोस द्वार के नाम से आज भी जाना जाता है। और ये वो निशानी है जो इस शहर की तारीखी अहमियत को बयान करती है। किस तरह से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर इन दिनों सियासी मंजरनामे की तस्वीर है और किस तरह से लोगों का मिजाज है, यहाँ पर हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस शहर के मिजाज को आप, सियासी मिजाज को, और क्या कहेंगे कि वोटर किस तरह से सोच रहा है पॉलिटिकल पार्टी के नज़रियात को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, या फिर कुछ और मुद्दे भी हावी रहेंगे। जी, यहाँ जो मेरठ के अंदर सूरत हाल है वो ये है कि जो पार्टी भी हमारे मुल्क के संविधान के अनुसार चलेगी और जो संविधान पर यकीन रखती है और जो संविधान की हिफाजत करेगी, हम लोग उसको वोट करेंगे। और मेरठ के लोगों का आम मिजाज यही है। हम फिरका वाराना बुनियाद पर तकसीम होने की बात नहीं करते। कैंडिडेट चाहे मुसलमान हो, कैंडिडेट चाहे हिंदू हो, अगर वो बिरादरान वतन में से भी होगा तो हम उसके साथ हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो संविधान को मानता हो, संविधान पे यकीन करता हो। इस मुल्क के अंदर जितनी यहाँ पे अक़लियतें हैं उन सबको इस मुल्क के अंदर रहने का हक देता हो। जमीयत उलमा शहर मेरठ के यहाँ सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, जो मंजरनामा सियासी रहा है पिछले दिनों में भी, और जिस तरह से यहाँ पर जो सियासी सरगर्मियाँ रही हैं और किस तरह से यहाँ के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ के, क्या आपने चीज़ें महसूस की हैं और अब किस बुनियाद पर आप जाएंगे इलेक्शन में वोट के लिए? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव ये हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले करता है। और जो नेशनल मुद्दे हमारे होते हैं उसके बेस पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि ये कुछ शहरी भी मुद्दे हैं वो भी इसमें नज़र आएंगे और आने भी चाहिए। भाई, हमारे जो सांसद यहाँ हैं इस वक्त, राजेंद्र अग्रवाल साहब, उन्होंने कितने काम किए हैं, जबकि उनकी सरकार है, केंद्र में सेंटर में सरकार है इन लोगों की, फिर भी इन्होंने क्या काम किए हैं वो सबको मालूम है। तो ये मुद्दे भी ख़ास तौर से रहेंगे। और क्योंकि आजकल हालात इस तरह के हैं, जैसे जो है अभी मेयर के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, दलित और मुस्लिम एक समीकरण ऐसे बना, उसमें जो है मेयर बसपा का बन गया। इसी तरह हालात लोकसभा में भी रहेंगे। अब क्योंकि ये लोग आजकल जो पार्टियां हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी, वो तो इस तरह के हालात बनाती हैं, पूरे मुल्क में कम्युनल बेसिस पर चुनाव लड़ना उनका मुद्दा बन गया है। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ कारोबारी भी मौजूद हैं। अकरम काजी हैं यहाँ पर, जो कारोबारी यूनियन है उसके सदर हैं यहाँ के। अकरम साहब, जीएसटी को लेके और नोटबंदी के बाद जीएसटी का मामला रहा, उसके बाद कारोबारियों ने बहुत से एहतजाज किए और जब सेंट्रल में भी गवर्नमेंट थी उसकी जो भी उनके फैसले थे उसका क्या असर आप लोगों पर पड़ा और कितनी राहत उसके बाद देने की कोशिश की गई है, और जबकि इलेक्शन में जा रही है पार्टियां? देखिए, केंद्र सरकार ने और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को जो है सबसे ज़्यादा इस सत्ता में, सरकार में काफ़ी नुकसान पहुँचा है नोटबंदी से। और मैं कहता हूँ कि सत्ता वही बनाता है जो व्यापारी का सबसे बड़ा रोल होता है इस देश को चलाने का, इस देश को आगे बढ़ाने का, क्योंकि व्यापारियों से इस देश की रौनक है। उसको जो है अभी हमें जो है टैक्स इन पे जीएसटी वगैरह लगाई है, लगाने में जीएसटी में संशोधन हमें अभी करा गया है, लेकिन हमें और चाहिए। अभी जो जीएसटी लगी है हमारे ऊपर, उसमें बहुत सारा संशोधन और होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि व्यापारियों की सरकार है, लेकिन व्यापारियों की सरकार में व्यापारियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है।
क्या लगता है कि नोटबंदी और जीएसटी एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार के इलेक्शन में, या फिर जिस तरह के हालात हैं उनमें ये मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और वोटर सिर्फ फिर वही जात बिरादरी और मजहब के नाम पर जो है पोलराइज होकर वोट करेगा? देखिए, हम जो है व्यापार संघ से संबंध रखते हैं। हमें कोई पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं, ये हमारा नारा होता है। क्या लगता है कि गठबंधन कितना असरदार साबित होगा, या फिर मोदी लहर इस बार भी काम आएगी? 2014 में जब बीजेपी इलेक्शन जीती तो उसमें उससे सिर्फ 31% वोट मिला था और 69% वोट इनके अगेंस्ट था। और आज चूंकि गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 5 या 10 का आंकड़ा भी पकड़ पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें 70 से लेके और 80 के बीच में ये सीट्स गठबंधन को जाएंगी। और हो सकता है हशर इमरजेंसी वाला हो जाए, जैसे इमरजेंसी के बाद में कांग्रेस का हुआ था कि सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीट नहीं मिली थी। ये भी हो सकता है कि इस बार जो है 0-0-0 हो जाए। क्या लगता है आपको कि कहाँ पे जो है बीजेपी इन दिनों में पीछे रह गई, या उन्होंने जो किसान है उनके लिए कुछ किया और किसान फिर उससे जुड़ के आएगा और कैराना को भूल के एक बार फिर वो अपने वही जो है 2019 में वो फिर फतेह हासिल कर सकते हैं अपनी, फिर दोबारा जो है जिस तरह से वो आए थे क्लीन स्वीप करके, वो फिर एक बार मुमकिन होगा? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा कराने के लिए मुसलमानों को और जाट को लड़ाया। आज़ादी के बाद आज तक कोई एक मिसाल ऐसी नहीं कभी जाटों का और मुसलमानों का झगड़ा हुआ हो। एक पॉलिसी के तहत इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस चुनाव को सांप्रदायिक रूप देने के लिए मुसलमानों का और जाटों का बड़े स्तर पर मुजफ्फरनगर दंगा कराया, जिसका सीधा सीधा लाभ इन्हें 2014 के लोकसभा के चुनाव में मिला। और जब सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ा गया, ये अपनी पॉलिसी में कामयाब हुए। 2014 में इन्होंने क्लीन स्वीप किया, लेकिन 2014 से पहले जो इन्होंने अपने चुनावी वायदे किए थे, आज सारी देश की जनता ने लगभग उस चुनाव को 5 साल पूरे होने को हैं, जो चुनावी वायदे इन्होंने जनता से किए थे, अपने किसी भी वायदे पे खरे नहीं उतरे। ठीक है, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए नेशनल पार्टी कांग्रेस ही है, एक बस्ती है। हालांकि सब दोनों पार्टियां गठबंधन में जाके जो लोकल पार्टीज हैं उनको साथ में लेकर आ रही हैं और जीतने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं मोदी के लिए इस इलेक्शन में, या फिर मोदी की जो नीतियां इन 5 सालों में रही है, जिस तरह से उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो है कामयाबी साबित की है, या फिर उस तरफ एक कोशिश की है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आज की डेट के अंदर कांग्रेस का तो बहुत बड़ा रोल नहीं है चुनाव के अंदर। वो अपनी 44 पिछले आंकड़े को कोशिश करेगी कि उससे ऊपर आए। मुझे नहीं लगता कि वो उससे ऊपर आएगी। और रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर, गठबंधन तो इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग सोच है, और ये बहुत मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव आते आते भी एक साथ टिक पाएंगे। दूसरी बात, हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज की डेट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अपना पिछला प्रदर्शन दोहराएगी और उससे ऊपर भारतीय जनता पार्टी सीट लेके आएगी, ये मेरा विश्वास है। कहता है वोटर के सफर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे इस लोकसभा सीट के लोकल मुद्दों की। वो पानी, बिजली, सफाई, ये सारे मुद्दे हैं जिससे पिछले 5 सालों में जो आवाम है उसकी उम्मीदें भी रही हैं, और कितना काम हुआ है ये आप सुनेंगे वोटर की ज़बानी, और किस तरह से लोकल मुद्दे इस नेशनल इलेक्शन पर जो है असरअंदाज होंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे। मेरठ लोकसभा सीट में मेरठ की 4 असेंबली सीट्स का हल्का शामिल है और एक हापुड़ असेंबली सीट इसमें शामिल है। इस तरह से 5 असेंबली सीट के हल्के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट में शामिल है, और यहाँ की जो जनता है वो यहाँ के लोकल मुद्दों को भी देखकर वोट करती है। इस बार लोकल मुद्दे क्या रहेंगे लोकसभा इलेक्शन में, और किस तरह से यहाँ के वोटर उसको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन में जाएंगे और अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। बीजेपी एक मजबूत यहाँ पर स्थिति में रही है। 2009 का इलेक्शन हो या 2014 का इलेक्शन हो,
2014 के इलेक्शन में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने तकरीबन 47% वोट पाए थे और वो 5 लाख से ज़्यादा वोट पाकर उन्होंने अपने जो दूसरे नंबर के कैंडिडेट हैं उनको शिकस्त दी थी 2 लाख वोटों से तकरीबन शाहिद इखलाक जो बीएसपी के कैंडिडेट थे। किस तरह से लोकल मुद्दे यहाँ पर हावी होंगे? आप लोग वकील हैं और आप लोगों का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच को लेकर रहा है। जिस तरह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उनमें हाईकोर्ट बेंच की मांग की जाती है, खासतौर पर मेरठ या आगरा में उसको जो है कायम करने की एक बात की जाती रही है। क्या नाम है आपका और किस तरह से ये आप? मैं एडवोकेट नरेंद्र शर्मा। हमारा जो आंदोलन है ये 40-50 साल से चल रहा है और इसमें दिक्कत ये आती रही है कि यूपी में अलग सरकार है, केंद्र में अलग है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह सरकार है। और हम लोग शामली में गए थे मुख्यमंत्री का घेराव करने, वहाँ पर मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने बहाना किया कि ये तो कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वकीलों को बहकाने की कोशिश की गई। लेकिन जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का मामला है। तो इस तरह से बहकाते हुए 40-50 साल हो चुके हैं। वकीलों ने वहाँ पे नारा दिया हाई कोर्ट बेंच नहीं तो वोट नहीं। कैराना में इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ा और वहाँ से वोट न मिलने के कारण बीजेपी की हार हुई। अब मेरठ में एक मिशन चलाया जा रहा है हाई कोर्ट बेंच मिशन 2019, जो कि मोदी मिशन 2019 की तर्ज पे है। ठीक है, एक बड़ा मुद्दा है हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर और किस तरह से इंसाफ यहाँ के लोगों को हासिल करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि लाहौर का जो हाई कोर्ट है वो यहाँ से करीब है, जबकि इलाहाबाद जो बेंच है वो दूर है। अभी गुवाहाटी में एक सिटिंग बेंच दे दी गई है वहाँ पर। क्या कहेंगे कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग हैं और उनको इंसाफ के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, क्या मुद्दा ये कितना बड़ा मुद्दा साबित होगा इस बार? ये अपना आप में इस बार बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा हाईकोर्ट बेंच का, क्योंकि पिछले 40 साल से ही मांग चली आ रही है, जैसे कि अभी वकील साहब ने बताया। और मैं मोहम्मद इमरान लीगल हेल्प फाउंडेशन से हूँ। हम इसी मुद्दे पर इस बार बहस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जो 40 साल से हमारी हड़ताल बराबर चली आ रही है, उसके बाद भी हाईकोर्ट बेंच नहीं दी जाती। आपको मैं बता दूं, 8 करोड़ की जनता वेस्टर्न यूपी में है जिसको हाईकोर्ट बेंच की दरकार है। हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट 750 किलोमीटर जाना पड़ता है, जो अपना आप में बहुत महंगा पड़ता है। किसी का प्रॉपर्टी का मसला है, किसी का पैसे का मसला है, किसी की रिट है, किसी की अपील है, जो हाईकोर्ट जाता है और बहुत परेशान होता है इलाहाबाद। लोकल मुद्दे क्या सिर्फ जो असेंबली इलेक्शन में हावी रहते हैं या फिर इस बार हम जो इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन है, उसमें भी इनका असर रहेगा? लोकल मुद्दे आपके क्या है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। लोकल मुद्दे ये हैं कि जब से भाजपा की सरकार यहाँ आई है, सेंटर में, प्रदेश में किसी भी मलिन बस्ती के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, बल्कि विकास कार्य वहाँ हो रहा है जहाँ पक्षपात है। यानी कि पक्षपात से है जो बिल्कुल जो है, जो उनको क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के, केवल वहाँ विकास हो रहा है और इसके अलावा कोई विकास नहीं हो रहा है। लोग तड़प रहे हैं, लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं नगर निगम पे, लेकिन नगर निगम के अधिकारी का ये कहना है कि जो सरकार अब बगैर सत्ता में है, पहले वहाँ काम होगा, उसके बाद में कोई काम किसी मलिन बस्ती के अंदर नहीं हो रहा। साफ सफाई को लेकर जिस तरह से यहाँ पर जो है ये बातें की गई और इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी और बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन आज बुनकर किन हालात में है और उनकी क्या मांग है, क्या मुतालबे हैं, उसको लेकर भी शायद ये मुद्दा भी रहेगा आने वाले इलेक्शन में। किस तरह से बुनकरों के हालात आप देख रहे हैं और क्या चीज़ें की जानी ज़रूरी है? जीएसटी या नोटबंदी के बाद का असर आप लोगों पर पड़ा और वो साफ तौर पर जाहिर भी हुआ यहाँ के कारोबार से, अभी क्या ज़रूरत महसूस हो रही है? देखिए, जैसे जीएसटी लगी बुनकरों 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ, उनके कपड़े पर कहीं टैक्स नहीं था और एकदम से उसको इन तरह से, जिस तरह से किसी एक शराब पीने वाले को अगर कोई डॉक्टर भी ये नहीं कहता कि उसको फौरन रोक दिया जाए, जिस तरह से जीएसटी इन कपड़े वालों पर लगाई और उनके ऊपर इतनी सख्ती के साथ अमल हुआ कि यहाँ का जो मेरठ एक बुनकर क्षेत्र इतना बड़ा व्यापार है कि यहाँ पर 600 दुकानें जो पूरी दुनिया में कपड़े की सप्लाई करते हैं, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि जिस तरह से हमने जीएसटी लगने के बाद आज जो हमारा चाइना का कपड़ा है यहाँ पर बिकता है। मैं यहाँ के अपने प्रधानमंत्री जी की उस मेक इन इंडिया का जो उन्होंने नारा दिया था, उन्हीं को ये आगाह करने के बाद और मुस्तकबल में भी उसी का ध्यान रखा जाएगा जो उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, और वो मेक इन इंडिया का नारा बिल्कुल नाकारा और फेल हो चुका, क्योंकि आज हमारे यहाँ जो कपड़ा था
अगर हमें चीन की तरह यहाँ पर सहूलियत मिले, मैं एक बुनकर होने के नाते कह सकता हूँ कि चाइना की तर्ज पर जिस तरह की वहाँ व्यापारियों को, बुनकरों को सहूलियत मिल रही है, अगर उससे हमें 40% भी सहूलियत मिल जाए तो हम बुनकरों की बराबर चीन को अपने यहाँ मार्केट में उसके कपड़े को घुसने नहीं देंगे और अपना स्वदेशी कपड़े को नारा देने के बाद हमारे पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारे इस मेरठ की सरजमीन का कपड़ा अपने आप को चमत्कार करेगा और ये साबित करेगा कि हमारा सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन क्वालिटी और सस्ता भी होगा, अच्छा भी होगा। लेकिन हम ये तमाम लोकल के मुद्दे अपने बुनकरों का ध्यान में रखते हुए आगामी लोकसभा में इसका ध्यान रखते हुए अपनी मांगों को हम एक मेमोरेंडम बुनकर लोग बनाएंगे, उस पर ध्यान रखते हुए हम आगे काम करें। कामगार तबका भी एक बड़ी तादाद में वोट करता है और उनकी भी उम्मीदें अपनी सरकार से वाबस्ता होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, किस तरह से आप लोगों की एक उम्मीद है अपनी हुकूमत से और क्या एक आप लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोकसभा इलेक्शन में जा रहे हैं या वोट करने जा रहे हैं तो आपके मुद्दे वो होने चाहिए, क्या सोचते हो आप, क्या कहते हो? क्या कहेंगे नौजवान वोटर जो हैं वो क्या सबसे ज्यादा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। बेरोजगार बहुत परेशान हाल है, उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। जिस लाइन से भी परेशान है, जो जितने भी जो ना सुविधाएं दी जा रही हैं, या वो आयुष्मान योजना है या कोई भी डूडा का घर का है, कोई भी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। आदमी कह रहे हैं लेकिन ऊपर से तो ये दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन नीचे के अधिकारी फिर भी वही गलत काम कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम लेके चले थे, लेकिन जो वो चाह रहे हैं वो आम आदमी करने नहीं दे रहे। उनके जो नेता है ना नीचे के, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे। इसी जिस तरह का खामियाजा उन्होंने किसानों के साथ अनदेखी करके करा था, उसी तरह का खामियाजा हाईकोर्ट बैंड के वकीलों के साथ भी कर रहे हैं ना, इससे भी उन्हें उठाना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में आपको लगता है 5 सालों में जो काम हुआ उसकी बुनियाद पे आप वोट करेंगे और चुनेंगे लोग अपना कैंडिडेट? हाँ जी बिल्कुल चुनेंगे। ये है कि 5 सालों में उन्होंने भाजपा ने तो कुछ नहीं करा, हाँ परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दिया। हाँ हम चाहते हैं कि कांग्रेस जीते। हाँ लेकिन आपकी यहाँ लोकसभा सीट पे हमेशा बीएसपी का कैंडिडेट मजबूत रहा है, सेकंड आता रहा है, क्या कहेंगे? तो ये गठबंधन की वजह है। हाँ जो उसमें देंगे हम, गठबंधन को आप वोट करेंगे? हाँ गठबंधन को वोट करेंगे हम, बिल्कुल। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर बीजेपी के काम से मुत्तफिक है, इत्तेफाक रखते हैं कि जो काम हुआ वो हुआ। यहाँ पर कुछ माजूर भी हमारे साथ हैं, उनके क्या मुद्दे रहे और किस तरह से उनके ये मसले हल हुए हैं वो भी बताएंगे। क्या कहेंगे आप और कितना आप लोगों को 5 साल में हुकूमत से जो है वो मदद हुई है और क्या किस इलेक्शन में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने भाई को और चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला। सरकार में, इस सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में जो वर्तमान की सरकार है 300 से 500 रुपए हुए और आज तक जो सरकार पुरानी सरकारें और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रह गए दिव्यांगों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये सांसद जी राजेंद्र अग्रवाल जी ने जो किया इसके लिए मैं बधाई के पात्र हूँ। और हमारी जो दिव्यांगों की नियुक्तियां हैं सरकारी विभागों में सबसे पहला हमारा वो मुद्दा रहेगा और दिव्यांग आयोग का गठन हो, जिस मुद्रा योजना के तहत दिव्यांगों को लोन दिया जाए। शहरी आजीवन मिशन योजना के तहत जो पूछ पाठ पर खोके स्थायी जगह देने का वादा किया है उसमें दिव्यांगों के लिए प्रथम स्थान रखना चाहिए, ये हमारी मांग है। कुछ खवातीन भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके क्या अपने मुद्दे हैं, वो किस बुनियाद पे वोट करने जाएंगी और किस तरह का मिजाज वो वोटर का देख रही हैं या फिर माहौल को समझ रही हैं। क्या आपको लगता है कि 5 सालों का जो काम है या फिर जो भी आपने इस दौरान 5 सालों में महसूस किया, क्या आप इलेक्शन में उसको किस तरह से सोचकर वोट करेंगे? वे भरावा क्या दसें, इन्हें कख ना तो झोलियां च छड्डिया ना बैंकों च छड्डिया, सब भैनों भैनों करके खाली करतियां भैनां। इन्हें कुछ नहीं छड्डिया किसी कोले, झूठा जिथे किथे झूठा इंडिया बदनाम करती, सच क्या है वाहिगुरू जाने। इन्हें कोई नहीं जनता का सवारिया कि धेले का। मैनू 15 साल हो गए आदमी मरे नू, अज तक मेरी पेंशन नहीं लगी। पंजाब च 1500 रुपया पेंशन मिलता है, इतने दिल्ली च 2500 रुपया पेंशन मिलती है, इतने अज तक 1 रुपया नहीं मिला। क्या आप कहेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि औरतें घर की होम मिनिस्टर वही होती हैं घर को चलाने के लिए, इन दिनों में क्या आपको लगा कि महंगाई बढ़ी या फिर वो मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा? क्या अरे जो काम है वो तो बिजनेस है वो तो ठप्प हो गए, ठप्प हो गए। क्या बना की कहते हैं नोटबंदी में कितना नुकसान होया। विधवा की पेंशन पंजाब में 750 आ, यहाँ 400 तो बढ़ते नहीं है। देखा आपने कि यहाँ के जो वोटरों का मिजाज है, उनके जो मिली जुली जो तासुरात है वो
कहीं जाके यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके नुमाइंदों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इन 5 सालों में उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन सियासत के इस मिजाज का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, कि जब बैलेट बॉक्स में या वोटिंग मशीन में जाके, वोटिंग मशीन में जब किस जो है निशान पर वोटर जाके बटन दबाता है, और वो तय करेगा सियासी जमातों की किस्मत। तब तक के लिए हम इंतजार करते हैं, और क्या कहता है वोटर ये लेकर हम किसी और शहर से कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।